हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपका जो जेईएन का सिलेबस है, जो अधीनस्थ बोर्ड की जेईएन का जो पेपर हो रहा है, डिप्लोमा का डिग्री का सिलेबस दोनों का अलग अलग है। तो डिग्री में कुछ पॉइंट ज़्यादा है, डिप्लोमा के अंदर कम है। तो अपन बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे डिप्लोमा वालों को क्या पढ़ना है, डिग्री वालों को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अपन डिग्री की बात करें और इधर डिप्लोमा की बात करें, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो सिटी सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको आपको सिर्फ और सिर्फ सीमेंट वाला टॉपिक पढ़ना है कंक्रीट में से। ठीक है, सीमेंट वाला टॉपिक पढ़ना है। और इसमें कौन सी सीमेंट पढ़नी है? पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ लेनी है और कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पढ़ना है? एग्रीगेट पढ़ लेना है। ये एग्रीगेट इसलिए पढ़ना है कि आपके हाईवे के अंदर जो हाईवे मटेरियल है उसके अंदर भी काम में आ जाएगा। तो वहां रोड के रेस्पेक्ट में, यानी जो रोड मटेरियल है उसके रेस्पेक्ट में एग्रीगेट पढ़ने हैं। लेकिन आप जब इसको कंक्रीट में पढ़ोगे तो आपके एग्रीगेट वहां पे भी काम में आ जाएंगे। तो इसलिए इस कंक्रीट में इसी में साथ में पढ़ लेना। मैं हाईवे में जब पढ़ाऊंगा तो हाईवे के रेस्पेक्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, और अपन बात करते हैं डिग्री के लिए। डिग्री में क्या आएगा? सीमेंट है, एग्रीगेट्स है, एडमिक्सचर है, वर्केबिलिटी है, या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड कंक्रीट, कंक्रीट ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन, वेदर कंडीशन, ये लगभग और भी कुछ एक दो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो डिग्री के बच्चे हैं उनको आपको सभी को पूरी कंप्लीट सीटी तैयार करनी है, कंप्लीट सीटी। और जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसमें से मेनली क्या है? सीमेंट है। एग्रीगेट किसके रेस्पेक्ट में पढ़ना है? एग्रीगेट रोड के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। तो रोड के रेस्पेक्ट में पढ़ने के लिए एग्रीगेट की बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एग्रीगेट पढ़ लेना है और सीमेंट पढ़ लेनी है। तो सीमेंट दोनों में कॉमन है, एग्रीगेट दोनों में कॉमन है। तो आप जो डिग्री का है वो डिप्लोमा का सिलेबस है, यहां तक। तो यहां डिग्री का अलग हो जाता है। ठीक है, एडमिक्सचर है, फ्रेश प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट है, इसमें वर्केबिलिटी है, ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन में मिक्सिंग है, प्लेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्यूरिंग है। ठीक है, इसके अलावा वेदर कंडीशन में हॉट वेदर कंडीशन या जो कोल्ड वेदर कंडीशन है वो, या अंडर वाटर कंक्रीटिंग है उसके लिए। तो अलग अलग तरह की या प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड कंक्रीट, इसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात हो गई। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई। तो अलग अलग जो परमेबिलिटी है उसकी बात हो गई, श्रिंकेज की बात हो गई। ये सारे किस में रहेंगे? हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में रहेंगे। तो अपन बात करते हैं, देखो कंक्रीट ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को, कंक्रीट को समझने से पहले अपने सिलेबस में क्या आ रहा है उसका ध्यान रखना है। डिप्लोमा वालों को ध्यान रखना है कि सीमेंट में आपके कौन सी सीमेंट आएगी? पोर्टलैंड सीमेंट आएगी। लेकिन फिर भी आप जो दूसरी सीमेंट है या सीमेंट के जो प्रकार है उनको देख के जाना है। कई बार क्या होता है, अपना जो सिलेबस में दिया होता है उसके साइड में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पोर्टलैंड सीमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और जो बाकी की सीमेंट है उनको भी ध्यान से थोड़ा बहुत देख के जाना है। ठीक है, और जो डिग्री वाले बच्चे हैं उनको सारा का सारा क्या करना है? पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है जो भी कंक्रीट का कंप्लीट है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो कंक्रीट ऑपरेशन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। यानी साइट पर जब अपन काम करते हैं तो उसका ऑपरेशन कैसे होता है, उसी के ऑपरेशन से अपने को पता पड़ेगा कि अपने को कंक्रीट पर किस तरह से काम किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपन कंक्रीट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है,
तो जैसे अपन किसी जगह साइट पर काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जैसे बड़ा सा एरिया है उस पर काम करेंगे तो उसमें अपना एक बेचिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। बेचिंग प्लांट वो होता है जहां पर कंक्रीट को, जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स किया जाता है, या जो कंक्रीट है उसके रॉ मटेरियल को लाकर कंक्रीट को क्या किया जाता है, मिक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेचिंग प्लांट। तो मैं यहां लिखता हूं, ये कोई एरिया है, बेचिंग प्लांट है, ये बेचिंग प्लांट है। इस बेचिंग प्लांट के यहां यही सीमेंट के लिए स्टोरेज रहता है, यही फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का मतलब सैंड, कोर्स एग्रीगेट यानी ग्रेवल, गिट्टी, ठीक है। यही वाटर स्टोरेज टैंक रहते हैं, वाटर का हो गया, ठीक है। यही क्या होती है, लैब होती है जिसके अंदर अपन टेस्ट करते हैं, ठीक है। इस लैब के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम होती है वो यहाँ पर ये सीमेंट के जितने भी होने वाले टेस्ट है उनको टेस्ट करती है। जैसे सीमेंट के टेस्ट हो गए, एग्रीगेट के टेस्ट हो गए, या वाटर के टेस्ट हो गए, या कंक्रीट के टेस्ट हो गए। अब यहाँ से जो कंक्रीट की गई है उस कंक्रीट को यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स को अपन क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। मिक्सिंग करने के बाद जो कंक्रीट मिक्स होती है, ये मिक्स कंक्रीट तुरंत जो मिक्स हुई है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेश कंक्रीट, ये फ्रेश कंक्रीट कहलाती है, ठीक है। या प्लास्टिक कंक्रीट भी कहते हैं इसको। इसको अपन एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी जिस जगह मुझे कंक्रीट को प्लेसिंग करना है, जैसे किसी फाउंडेशन या कॉलम के अंदर कंक्रीट को डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे अपन, कंक्रीट का प्लेसिंग करेंगे, किसी जगह कंक्रीट का प्लेसिंग करेंगे। प्लेसिंग से पहले अपन क्या करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं। कौन सा टेस्ट चेक करते हैं, वर्केबिलिटी टेस्ट। वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी जो कंक्रीट यहां से आई है वो यहां पर काम में लेने योग्य है या नहीं है, यानी वर्क यहाँ के वर्क के लिए सही है या नहीं है उसको चेक करते हैं। अगर वर्क के लिए सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वापस रिटर्न करते हैं। यहां पर ये जो फील्ड टेस्ट कहलाता है, वर्केबिलिटी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वर्केबिलिटी अपन यहां पर भी चेक कर सकते हैं, तो यहां चेक करेंगे और यहां चेक करेंगे। अगर वहां सही आ रही है और यहां सही नहीं आ रही है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और यही सही नहीं आ रही है, इसका मतलब तो मिक्सिंग में गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां अपन वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं और वर्केबिलिटी का अपन क्या करते हैं, फील्ड टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये फील्ड टेस्ट कहलाएगा। और फील्ड के लिए अपन क्या, कौन सा टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वर्केबिलिटी को मैं यहां पर भी चेक कर सकता हूं। वर्केबिलिटी टेस्ट, यहां वर्केबिलिटी का फील्ड टेस्ट भी हो सकता है और लैब टेस्ट भी हो सकता है। ये फील्ड टेस्ट एंड लैब टेस्ट दोनों टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कंक्रीट को प्लेसिंग करने से पहले यहां पर अपन क्या करते हैं, क्यूब को फिल करते हैं, ठीक है। क्यूब भरते हैं, क्यूब फिल करते हैं। क्यूब फिल किस लिए किया जाता है, स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अपन क्यूब फिल करते हैं। ये स्ट्रेंथ कितने दिन पे की जाती है, 7 डेज पे की जाती है या 28 डेज पे चेक की जाती है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो 7 दिन या 28 दिन पर चेक की जाती है, जबकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 3 दिन पर भी चेक की जा सकती है। वैसे अपन कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पर चेक कर सकते हैं। मेनली जैसे लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग जो मेन टाइम होता है वो 28 दिन होता है, लेकिन अपन उसको 7 दिन पे चेक कर सकते हैं या 28 दिन पे चेक कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। तो ये क्यूब किस लिए किया जाता है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो तो क्या होती है, बहुत कम होती है। यहां से क्यूब फिल कर लिया, यहां वर्केबिलिटी को चेक कर लिया, ठीक है। वर्केबिलिटी सही है तो ठीक है, वर्केबिलिटी सही नहीं है तो उसको वर्केबल बनाते हैं। बनाने के बाद भी वर्केबल नहीं आती है तो उसको वापस प्लांट भेज देते हैं, ठीक है। और फिर अगर वर्केबल कंक्रीट है तो उस कंक्रीट से यहाँ क्यूब फिल किया जाता है और फिर प्लेसिंग कर देते हैं। प्लेसिंग का मतलब है किसी शेप में उसको डालना, प्लेसिंग कहलाता है। प्लेसिंग के साथ में अपन यहाँ जो कंक्रीट प्लेसिंग की गई है उसका क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ती है।
डेंसिटी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड्स है वो अगर रिमूव होंगे तो कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, जब कंक्रीट का पूरी तरह से अपन प्लेसिंग कर देंगे तो उसकी अपन फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पर जो शटरिंग वगैरह लगी हुई है उस शटरिंग को रिमूव करेंगे, शटरिंग को हटाएंगे और यहीं पर जो कंक्रीट है उसकी क्या करेंगे, तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। ठीक है, ये क्यूरिंग हो गया। तो ये अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं कंक्रीट में। तो ये सारे इस प्रकार से किए जाते हैं कि सबसे पहले क्या है, जो बेचिंग प्लांट बनाया जाता है उस बेचिंग प्लांट में सीमेंट स्टोरेज होता है, वह फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के एक तरह से ढेर लगे हुए होते हैं। ठीक है, वाटर की यानी पानी की टंकियां होती है, वहाँ लेबोरेटरी सेटअप की जाती है, लेबोरेटरी के लिए क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, वो सुपरविजन का काम करती है और वहां पर जो बेचिंग प्लांट है उसके अंदर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को जो भी रेशियो से अपने को मिक्स करना है या मिक्स डिजाइन करना है बेचिंग प्लांट में मिक्स करते हैं और उनके अगर किसी टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो लेबोरेटरी के अंदर अपन टेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर एडमिक्सचर भी होते हैं, जरूरत पड़ने पर अपन एडमिक्सचर भी मिला सकते हैं। फिर यहाँ पर कंक्रीट की अपन वर्केबिलिटी, जो मिक्स की गई कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी चेक कर लेते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी चेक कर लेते हैं या उसको फील्ड टेस्ट भी बना के कर सकते हैं। अगर कंक्रीट सही है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या करेंगे, उसका सबसे पहले उसकी वर्केबिलिटी चेक करेंगे। प्लेसिंग करने से पहले वर्केबिलिटी चेक करेंगे, वर्केबिलिटी सही है तो ठीक है, वर्केबिलिटी सही होने पर अपन क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे और साथ में क्या कर देंगे, क्यूब फिल करेंगे, यानी कंक्रीट का क्यूब फिल करेंगे जिससे अपने को स्ट्रेंथ पता लगेगी। स्ट्रेंथ तुरंत पता नहीं लगती है, स्ट्रेंथ के लिए अपने को वेट करना पड़ता है, जबकि वर्केबिलिटी अपने को तुरंत मिल जाती है। ठीक है, तो कंक्रीट का यहाँ प्लेसिंग करेंगे। प्लेसिंग के साथ साथ में अपन क्या करते हैं, कंक्रीट का कॉम्पैक्शन करते हैं। जब पूरी तरह से प्लेसिंग होती रहती है, कॉम्पैक्शन भी होता रहता है, शटरिंग और जो स्टील वगैरह है वो पहले से सेटअप किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब कंक्रीट पूरी तरह से प्लेसिंग कर दी जाती है तो उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, कॉम्पैक्शन करने के बाद उसकी फिनिशिंग कर दी जाती है। फिनिशिंग करने के बाद जो भी शटरिंग हटाने का जो टाइम पीरियड है जिसको फॉर्म वर्क कहते हैं, वो हटाने का टाइम पीरियड 24 घंटे के बाद में हटाते हैं या 3 दिन या 7 दिन या जो भी है, तो वो हटाते हैं और 24 घंटे बाद में यानी 24 आवर्स बाद में अपन कंक्रीट का क्या करने लग जाते हैं, तराई करने लग जाते हैं, चाहे शटरिंग हटी हो चाहे नहीं हटी हो। ठीक है, तो उसकी तराई करते रहते हैं। तराई करने के बाद शटरिंग तराई चलती रहती है, जो भी उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है वहां तक उसकी तराई चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद में कंक्रीट स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह से कंक्रीट ऑपरेशन है। तो इस कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर बनाते हैं कंक्रीट के, क्या हो गए, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, एडमिक्सचर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्लेसिंग हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, फिनिशिंग हो गया, शटरिंग रिमूविंग हो गया, क्यूरिंग हो गया। ठीक है, क्यूब स्ट्रेंथ वगैरह के लिए क्यूब हो गया, वर्केबिलिटी टेस्ट हो गए। ठीक है, वर्केबिलिटी टेस्ट में या जो फ्रेश कंक्रीट है, ये फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, क्या है, एक चीज ध्यान रखना, जो स्ट्रेंथ, जो ये जो वर्केबिलिटी है ये कौन सी कंक्रीट की जाती है, जो कंक्रीट मिक्स होके आई है, जो लूज कंडीशन में यानी जो फ्लो कंडीशन में है, यानी कुल मिला के फ्रेश कंक्रीट की अपन वर्केबिलिटी किसकी चेक करते हैं, फ्रेश कंक्रीट की, जबकि स्ट्रेंथ किसकी चेक करते हैं, हार्ड कंक्रीट की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है और वर्केबिलिटी फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है। फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में बहुत सारी आती है, वर्केबिलिटी आती है, सेग्रीगेशन आता है, ब्लीडिंग आता है। ठीक है, ये फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में आते हैं। और हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी, ये सारे पॉइंट किस में आते हैं, हार्ड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो चेक की जाती है वो क्यूब फिल करके जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तब अपन उसकी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट प्लेसिंग के तुरंत बाद हार्ड होती नहीं, उसको टाइम लगता है, तो उसको हार्ड होने के लिए जब वो स्ट्रेंथ लेने के लिए कैपेबल हो जाती है तब तक अपन वेट करते हैं, उसके बाद में टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये कंक्रीट का
ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं नॉर्मल बेसिक कंक्रीट की। कंक्रीट की मेन कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंक्रीट दो रूप में होता है। सबसे पहले फ्रेश कंक्रीट, दूसरा हार्ड कंक्रीट। पहले फ्रेश होता है, यानी मिक्स करने के तुरंत बाद जो कंक्रीट फ्लो कंडीशन में रहती है वो फ्रेश कंक्रीट रहती है। उसके बाद में कैसी होती है? हार्ड कंक्रीट होती है। ठीक है, ये कंक्रीट की होगी। और कंक्रीट कैसा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेशन स्ट्रेंथ में ये कैसा होता है? ये स्ट्रांग होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है। यानी कंक्रीट टेंशन में वीक होता है और कंप्रेशन में क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये कंक्रीट की नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज है। और जो कंक्रीट होता है वो एक तरह से आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। जो कंक्रीट बनाया जाता है, जैसे मैं कंक्रीट की बात करता हूं, कंक्रीट होता है बाइंडिंग मटेरियल, प्लस फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट को सैंड बोला जाता है। ठीक है, प्लस कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मतलब ग्रेवल। ठीक है, वाटर। और जरूरत पड़ने पर अपन इसमें क्या मिलाते हैं? एडमिक्सचर, ये मिलाते हैं। तो ये जो बाइंडिंग मटेरियल होता है ये क्या क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट आती है, यानी इन मटेरियल को बाइंड करने का काम करता है। सीमेंट आती है, लाइम आता है। ठीक है, जैसे मोटार के रेस्पेक्ट में ले तो वहां पर अपन जिप्सम को भी बाइंडिंग मटेरियल में कंसीडर करते हैं। और मोटार के केस में सुर्खी को भी बाइंडिंग मटेरियल में लेते हैं। ये मोटार के केस में आते हैं। मोटार के केस में। और ये दोनों जो है ये किस में आते हैं? कंक्रीट के केस में। लेकिन मोटार के केस में ये कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं चारों मोटार के केस में आ सकते हैं। चारों मोटार के केस में आ सकते हैं। सीमेंट भी आता है, लाइम, जिप्सम, सुर्खी। इनमें से सबसे जो अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है वो कौन सा है? ये जो सीमेंट है ये सबसे बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल माना जाता है इन चारों में से। ठीक है, तो अगर यहां मैं लाइम यूज में ले रहा हूं तो ये कंक्रीट बन जाएगी लाइम कंक्रीट। मैं यहां सीमेंट ले रहा हूं तो ये कंक्रीट बन जाएगी सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो ये बाइंडिंग मटेरियल के लिए अगर मैं सीमेंट ले रहा हूं तो सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। अगर मैं लाइम ले रहा हूं यहां पे तो वो लाइम कंक्रीट कहलाएगी। तो जैसी कंक्रीट में आप जैसा बाइंडिंग मटेरियल रहोगे कंक्रीट वैसी होगी। कंक्रीट में ध्यान रखना, कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल जैसे सीमेंट ले रहे हैं तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, और अगर जरूरत पड़ रही है तो एडमिक्सचर। एडमिक्सचर कुछ क्या होते हैं कि कुछ केमिकल या जो कुछ जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, रासायनिक या खनिज पदार्थ होते हैं जो कंक्रीट में कुछ विशेष या स्पेशल प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगर अपने को स्पेशल प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है तो नहीं मिलाएंगे, अगर जरूरत पड़ रही है तो मिला देंगे। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आप कंक्रीट या सीमेंट के अंदर जो जिप्सम मिला रहे हो वो भी क्या है? एक तरह से एडमिक्सचर है। ठीक है, शुगर मिलाते हैं तो वो भी क्या? एडमिक्सचर है। ठीक है, अपमार्जक जो सर्फ पाउडर आता है वो भी मिला देते हैं तो वो भी किसका काम करेगा? एडमिक्सचर का काम करेगा। फेट मिला रहे हैं तो वो भी किसका काम करेगा? एडमिक्सचर का काम करेगा। तो एडमिक्सचर कुछ विशेष प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है वो कंक्रीट में डेवलप करने के लिए एडमिक्सचर मिलाए जाते हैं। अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तो नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो अपनी इसमें बात करते हैं जैसे सीमेंट कंक्रीट की। तो दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे सीमेंट कंक्रीट की।
तो सीमेंट कंक्रीट में अपन क्या मिलाते हैं? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर। ठीक है, तो इसमें सीमेंट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, अब देखो सीमेंट कंक्रीट है, इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव मटेरियल, दूसरा है इनएक्टिव मटेरियल। तो इसको दो तरह से अपन डिवाइड करते हैं, एक्टिव मटेरियल्स और दूसरा है इनएक्टिव मटेरियल। ठीक है, इनएक्टिव मटेरियल को अपन इनरेट्स मटेरियल भी कहते हैं। इनरेट्स का मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, एक्टिव मटेरियल का मतलब जो रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन, और इनएक्टिव का मतलब जो केमिकल रिएक्शन नहीं करते। अब केमिकल रिएक्शन कौन करता है? सीमेंट केमिकल रिएक्शन कर सकती है, कब? जब उसमें पानी मिलाएंगे तब। तो ये एक्टिव मटेरियल है, ये एक्टिव मटेरियल है, और क्या है? एडमिक्सचर, ये एक्टिव मटेरियल है। इनएक्टिव मटेरियल में इन दोनों को अपन जैसे नॉर्मली क्या कह सकते हैं? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को अपन एग्रीगेट कह सकते हैं। एग्रीगेट का मतलब दोनों आगे, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड और कोर्स एग्रीगेट मतलब ग्रेवल, गिट्टी। तो इनको एग्रीगेट कह सकते हैं। तो मैं एग्रीगेट में बोल सकता हूं, यानी इनएक्टिव मटेरियल में बोल सकता हूं कि इनएक्टिव मटेरियल कौन से होते हैं? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स इनएक्टिव मटेरियल होते हैं। इन इनएक्टिव मटेरियल में दोनों आ गए, फाइन एग्रीगेट यानी सैंड भी आ गई और कोर्स एग्रीगेट यानी ग्रेवल भी आ गई। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनरेट्स मटेरियल कौन सा है? तो इनरेट्स मटेरियल कौन सा है? एग्रीगेट इनरेट्स मटेरियल होता है या इनएक्टिव मटेरियल होता है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, न तो पानी के साथ क्रिया करेंगे, न ये सीमेंट के साथ क्रिया करेंगे, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये जैसे होते हैं कंक्रीट के अंदर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। इनकी खुद की स्ट्रेंथ हो सकती है, सीमेंट इनको पकड़ सकती है। ठीक है, लेकिन ये कोई रिएक्शन नहीं करते। जैसे सीमेंट है, सीमेंट पानी मिलाने के बाद रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करेगी तो उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी रिएक्शन के आधार पे आती है। ठीक है, तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो ये इनएक्टिव मटेरियल कहलाते हैं कंक्रीट में। ये एक्टिव मटेरियल कहलाते हैं। जब तक एक्टिव मटेरियल नहीं बनता है कंक्रीट के अंदर, जो एग्रीगेट है आपस में बॉन्ड नहीं कर सकती या कंक्रीट आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जब एक्टिव और इनएक्टिव मटेरियल बनेंगे, मिलेंगे, तभी क्या बनेगी? कंक्रीट बनेगी या मोटार बनेगा। जो मोटार है उसके अंदर क्या आता है? सीमेंट आती है, फाइन एग्रीगेट आता है, कोर्स एग्रीगेट नहीं आता है, वाटर आता है, जरूरत पड़ने पर अपन एडमिक्सचर मिला सकते हैं। तो ये सीमेंट कंक्रीट की नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज है। अपन बात करेंगे अब किसकी? कि सीमेंट क्या होती है। सीमेंट की बात करेंगे दोस्तों। जो आप आज अपना लेक्चर है अपन उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सीमेंट के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट है, उसके अंदर जो मेन मटेरियल है वो कैसा है? वो कौन है? सीमेंट है। तो सीमेंट के बारे में अपन शुरू से पढ़ते हैं कि क्या सीमेंट का कैसा केमिकल कंपोजिशन होता है, किस तरह से। तो सीमेंट में क्या पढ़ेंगे अपन कि सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसके मेथड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, सीमेंट के प्रकार क्या है, सीमेंट के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड में अपने जैसे इसका बनाने के मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई प्रोसेस और एक होता है वेट प्रोसेस। ठीक है, तो ये है। तो इसमें सीमेंट का क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके कौन से मेथड होते हैं, सीमेंट के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, प्रकार और उसके यूज अपन यहां बोल सकते हैं, प्रकार एंड उसके यूज। ठीक है,
और इस सीमेंट के क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट के बारे में, बात करते हैं कि सीमेंट क्या होती है। देखो इधर, देखो सीमेंट का नाम आते ही सबसे पहले अपने दिमाग में आता है पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या है या अपन नॉर्मली बात करते हैं। तो देखो सीमेंट एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ कि जो लंदन है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर एक जगह है पोर्टलैंड नामक जगह। तो वहां पर जब नॉर्मली काम चल रहा था तो एक मिस्त्री है आता है जिसका नाम जोसेफ एस्पिडिन रहता है। तो जोसेफ एस्पिडिन जो मिस्त्री रहता है वो एक्चुअल में इंजीनियर नहीं रहता या साइंटिस्ट नहीं रहता है। कई जगह उसको बोला जाता है कि साइंटिस्ट था या इंजीनियर था। जोसेफ एस्पिडिन एक मिस्त्री था, मेसन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो जो जोसेफ एस्पिडिन है उसी ने इस सीमेंट का आविष्कार किया है, या जिसको बोलते हैं जोसेफ एस्पिडिन ने ही पोर्टलैंड नामक सीमेंट का आविष्कार किया है। अपने ज्यादातर जो सीमेंट पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट एक मेथड है। तो उसमें पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। और कब किया था, 1824 के अंदर इसका आविष्कार किया था, ठीक है। और कहां पे किया था, पोर्टलैंड नामक जगह पे। तो उसने क्या किया कि एक पहाड़ है, उसका नाम पोर्टलैंड है, उसी के आधार पे उस शहर का नाम पोर्टलैंड शहर पड़ा है। तो उसने क्या, एक पहाड़ से एक पत्थर लेके आया। तो वहां से लाके उसने क्या किया कि सबसे पहले वहां जो पत्थर है उसको इस तरह से बनाया कि उसमें लाइम, सिलिका वगैरह का मिक्स तोड़ के उनको बारीक पीस के उनको जला के और एक पदार्थ बना। तो जो पदार्थ बना वो पदार्थ जब पानी मिला के उसको जमा दिया तो वो ठोस हो गया। सॉलिड होने पर उसका जो कलर वगैरह जो दिखता था या दिखने में जो कलर वगैरह था वो उस पोर्टलैंड नामक जो पहाड़ था, उस पहाड़ पर जो पत्थर था उसका और उस सीमेंट से जो बना पत्थर था वो सेम दिखने में एक समान थे। तो उसने क्या आके अपना जो इंजीनियर था उसको बोला कि साहब मैंने ना एक आविष्कार किया, मैंने एक चीज बनाई है। तो उसने जब देखा तो उसने बोला कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो जो पोर्टलैंड पहाड़ है वहां का पत्थर है। उसने बोला कि नहीं साहब ये पत्थर नहीं है, ये है ना मैंने लाइम वगैरह इनको मिला के एक बनाया, ये पदार्थ ये मैंने बनाया और इसको जला के इस तरह से बनाया। तब उसने वापस जब उसने उसका प्रोसेस देखा बनाने का, जब देखा तो उसने उसी प्रोसेस से सीमेंट का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर उसी के नाम से उसका आविष्कार हुआ कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया, कि जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। ये क्या था कि एक मेसन था यानी मिस्त्री था, ठीक है। कहां पर किया कि इंग्लैंड की पोर्टलैंड नामक जगह पर किया। इसी मेथड से जो बनी हुई सीमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। यानी जोसेफ एस्पिडिन ने जो सीमेंट बनाई उसको अपन क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इस सीमेंट का जो मॉडर्न आविष्कार है, यानी इस मॉडर्न सीमेंट का जो आविष्कार है वो 1845 के अंदर इसाक जॉनसन ने किया। में किया किसका आविष्कार, मॉडर्न सीमेंट, यानी मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट। यानी जो सीमेंट थी इसको मॉडर्न रूप किसने दिया, इसाक जॉनसन ने दिया। कब दिया, 1845 के अंदर दिया, ठीक है। तो दोस्तों अपन जो बात करते हैं कि जो सीमेंट है या जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, यानी सीमेंट को अपन ने दो पार्ट में बांट दिया। किसमें, एक पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरी होगी नॉन पोर्टलैंड सीमेंट। यानी जो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के मेथड पर आधारित है उसको पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, और जो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के मेथड पर आधारित नहीं है उसको नॉन पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, नॉन पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है। अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है इससे अपन ने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड यानी जो नॉर्मल जो सीमेंट बनी उसको अपन ने बोला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब उस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो अपने को जैसी जरूरत महसूस हुई या जैसा काम था उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसमें क्या कुछ चेंज करके नई प्रकार की सीमेंट बनाते गए। तो वो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के ही प्रकार हो गए बहुत सारे, ठीक है।
देखो दोस्तों, अपन नॉर्मली एक बात करते हैं, जैसे एक मटेरियल है सीमेंट और एक मटेरियल है लाइम। लाइम किससे बनता है? लाइम स्टोन से बनता है। जैसे लाइम स्टोन्स को जब अपन बर्निंग करते हैं, हीट देते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये जो लाइम स्टोन होता है जैसे CaCO3, ये किस में डिवाइड होता है? CaO प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या, इसको क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। ठीक है, ये क्विक लाइम होता है, ये लाइम स्टोन है। तो लाइम स्टोन कैसा है? नेचुरल है। ये अपने को जमीन के अंदर लाइम स्टोन मिलता है, और ये जो लाइम मिलता है ये बनता है, ये क्या नेचुरल है? क्या लाइम नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। ठीक है, तो अपने को पूछा जाता है लाइम कैसा होता है? नेचुरल पदार्थ होता है या आर्टिफिशियल? तो ये आर्टिफिशियल होता है, जबकि लाइमस्टोन कैसा है? नेचुरल है। सीमेंट की बात करता है, सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलकर बनता है। मेनली इसमें क्या होता है? लाइम और सिलिका ज्यादा होते हैं। ये भी कैसा है? ये भी आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो लाइम भी आर्टिफिशियल होता है और सीमेंट भी आर्टिफिशियल होती है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे पूछा जाता है कि लाइम कैसा पदार्थ होता है? नेचुरल, आर्टिफिशियल कैसा? तो लड़के ज्यादातर लाइम को कैसा बता देते हैं? नेचुरल, जबकि लाइम नेचुरल नहीं होता है। लाइम स्टोन नेचुरल होता है, लाइम तो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। कई बार इसमें से लड़के आते हुए भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं सीमेंट के में केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसको अपन OPC कहते हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट बोले या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कैसा मटेरियल है? सीमेंट कैसा मटेरियल है? आर्टिफिशियल है। तो इसमें देखो क्या क्या प्रोडक्ट की क्या क्या कंडीशन होती है। अपन बात करते हैं लाइम की, सेकंड अपन बात करते हैं सिलिका, थर्ड एल्यूमिना, फोर्थ आयरन ऑक्साइड, 5 मैग्नीशिया, 6 सल्फर, 7 जिप्सम, 8 एल्कालीज मटेरियल। तो इन मटेरियल से मिलकर क्या बनता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। तो अपन बात करते हैं, जैसे लाइम की बात करते हैं कि लाइम कितना है, तो टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा या टोटल मटेरियल मिलेगा उसमें से 60 से, यानी इसको अपन लाइम को किससे दर्शाते हैं? CaO से। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी मिलाते हैं? 60 से 67%, यानी लगभग 60 से 67% रखते हैं। इससे न तो कम रखते हैं न 67% से ज्यादा रखते हैं। सिलिका को अपन SiO2, इसकी मात्रा 17 से 25% रखी जाती है। एल्यूमिना को L2O3, L2O3 की मात्रा अपन रखते हैं 4 से 8%। आयरन ऑक्साइड की Fe2O3, इसकी मात्रा रखते हैं 0.5 से 6%। MgO,
मैग्नीशिया को बोलते हैं MgO। MgO की मात्रा होती है 0.1 से 4%। ठीक है। सल्फर की बात करते हैं SO3, इसकी मात्रा होती है 1.3 से 3%। ठीक है। जिप्सम की बात करते हैं CaSO4 2H2O, ये जिप्सम होता है। तो इसकी मात्रा जो होती है वो होती है 2 से 4%। ठीक है। कई जगह आपको 3 से 5% मिल जाएगा या 2 से 4% मिल जाएगा, इस तरह से रहेगा। एल्कालिज मटेरियल इन K2O Na2O ये बोल सकते हैं इसको, इनकी मात्रा 0.1 से 1.3% इनकी मात्रा होती है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, लाइम होता है, इसकी मात्रा 60 से 67% होती है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है। या इसको चॉक भी बोला जा सकता है। चाक मतलब लाइम ही चौक होता है। ठीक है। सिलिका है, सिलिका की मात्रा कितनी है? 17 से 25%, यानी सिलिका का ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसकी मात्रा 4 से 8% या 3 से 8%, आप इसको जनरली बोल सकते हैं। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को और क्या कहा जाता है? इसको फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है, यानी Fe यानी फेरस ऑक्साइड 0.5 से 6% इसकी मात्रा रहती है। मैग्नीशिया को मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहते हैं। मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 0.1 से 4% इसकी मात्रा होती है। सल्फर, इसकी मात्रा 1.3 से 3% होती है। जिप्सम को कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, 2 से 4% होती है। और एल्कालिज मटेरियल है, इनकी मात्रा 0.1 से 1.3% होती है। देखो आगे जब अपन OPC सीमेंट पढ़ेंगे तो एक अच्छे सीमेंट के अंदर मैग्नीशिया की जो मात्रा होती है वो, यानी मैग्नीशिया की जो मात्रा होती है MgO की, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने से? 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर की मात्रा SO3 की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए 2.75% से। ठीक है, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अल्कालिज मटेरियल की बात करें तो इसकी मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1% से। ठीक है, ये नॉर्मल एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कंडीशन मानी जाती है। बाकी एक नॉर्मल अगर इनका केमिकल कंपोजिशन है तो वो इतना अपन लिख सकते हैं। तो जो सीमेंट वगैरह मिलकर बनाई जाती है, इनमें प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है, फंक्शन होता है अलग अलग का। इसमें देखो टोटल में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? तो मेन जो मटेरियल है वो कौन कौन से हैं? मेन मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट, सीमेंट के अंदर मेन मटेरियल कौन कौन से है? इसमें है लाइम और दूसरा कौन सा है? सिलिका। यही दो मुख्य पदार्थ होते हैं सीमेंट के अंदर। अगर अपने को बात पूछ लिया जाए कि मेन सीमेंट के अंदर दो मुख्य इंग्रेडिएंट्स या दो मुख्य पदार्थ या घटक कौन से होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? देखो इसकी मात्रा 60 से 67% है, 17 से 25%, तो लगभग ये सबसे ज्यादा मेजर क्वांटिटी में है। तो यही मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे किसके? सीमेंट के। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि इनका क्या क्या फंक्शन होता है, कि क्या क्या काम होता है इनका। तो अपन जैसे सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लाइम की। तो जो लाइम होता है इसकी मात्रा 60 से 67% होती है। ये क्या काम करता है? ये सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, इसकी मात्रा 60% से कम होगी तो स्ट्रेंथ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसकी मात्रा 67% से ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा कि जो लाइम है ये एक ज्यादा अपना वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, क्षारीय पदार्थ होता है, तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को सोखता है और सीमेंट को क्या करता है? डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, और इसकी मात्रा ज्यादा होने से सीमेंट में अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है।
सीमेंट में अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। लाइम की अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो सीमेंट में अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों कई बार जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, अपने पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो और उसमें चाहो तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो समझ लो इसको आप। लाइम की मात्रा, लाइम क्या काम करता है, सीमेंट में स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। अनसाउंडनेस का मतलब है कंक्रीट अपना या सीमेंट अपना वॉल्यूम इंक्रीज करती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो उसमें अंदर खाली जगह बन जाती है, वो जल्दी टूटती है, डिसइंटीग्रेट जल्दी होती है। और जो लाइम होता है उसमें स्वेलिंग नेचर होता है, ये क्षारीय पदार्थ होता है, यानी बेसिक मटेरियल मानते हैं इसको। ये एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व करता है और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है, खराब होने लगता है, सरफेस को खराब करने लगता है। तो लाइम की मात्रा अपन इतनी 60 से 67% के बीच में ही रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, सिलिका की। सिलिका क्या काम करता है, सिलिका सीमेंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये भी स्ट्रेंथ देने का काम करता है तो ये भी स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ये आपस में रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन करके फिर स्ट्रेंथ देते हैं। तो सिलिका क्या काम करता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाए सीमेंट में तो सीमेंट स्लोली सेट होती है, धीरे धीरे जमती है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसकी मात्रा 25% से ज्यादा नहीं मिलाते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्यूमिना। जो एल्यूमिना होता है वो सीमेंट के अंदर क्या करता है, सीमेंट को एक तरह से सेट कराने का काम करता है, सेट और फ्लक्स का काम करता है। यानी सीमेंट को जो जमाने का काम है, सेटिंग करने का काम है, वो किसका काम रहेगा, एल्यूमिना करेगा। ये जब लाइम के साथ क्रिया करेगा तब, और फ्लक्स का काम करेगा। जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना होते हैं, ये जो सीमेंट होती है उसको जब हाई टेम्परेचर पर अपन बर्निंग करते हैं तो उसको जलाने में मदद करते हैं, उसको बर्न करने में मदद करते हैं। और सीमेंट, सिलिका जब बर्न होती है उसी के बाद में स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, तो अपन ने बोला ना सीमेंट स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है, सिलिका। तो सिलिका को बर्निंग करने में कौन मदद करेगा, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये सीमेंट में एक तो फ्लक्स का काम करता है, मैंने बताया एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड सिलिका को बर्निंग करने में मदद करते हैं या हेल्प करते हैं। दूसरा, सीमेंट का जो कलर है, कलर यानी जो सीमेंट का जो ग्रे कलर है वो किसकी वजह से आता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। जो ग्रेनिश ग्रे कलर होता है वो किसकी वजह से आता है, वो आयरन ऑक्साइड या जिसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं उसकी वजह से आता है। इसका काम क्या है, फ्लक्स का काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन 5 नंबर बात करें किसकी, मैग्नीशिया की या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सीमेंट को हार्डनेस देता है, ये सीमेंट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सरफेस को हार्ड बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, मैंने बोला कि अभी जस्ट बताया था कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा अपन 6% से ज्यादा नहीं रखते। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। सीमेंट में अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सल्फर। सल्फर भी हार्डनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा भी ज्यादा हो जाए तो अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अनसाउंडनेस ज्यादा नहीं आती है। तो ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, जिप्सम की। तो दोस्तों अपने कितने हो गए थे, सल्फर तक हो गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिप्सम की, 7वां नंबर है जिप्सम। देखो दोस्तों, जिप्सम को आपको समझना है, जिप्सम क्या है। इसका दूसरा नाम है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। इसका दूसरा नाम है हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 2H2O। ये हाइड्रेट कैल्शियम सिलिकेट होता है।
तो दोस्तों इसका जो कलर होता है जिप्सम का, वो प्योर स्टेज में इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ये क्या होता है? ये एक सेडिमेंट्री रॉक्स से प्राप्त होता है। सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। राजस्थान के अंदर जो बीकानेर नागौर वाला जो एरिया है, जो नोखा के आसपास का एरिया है, उसमें जिप्सम बहुत ज्यादा निकलता है। इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर अपन बात करें तो पूरे इंडिया का लगभग 95% जिप्सम है वो राजस्थान में निकलता है। और वो भी सबसे ज्यादा जिप्सम किधर निकलता है? बीकानेर के आसपास के एरिया में ज्यादा निकलता है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये एक जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सेडिमेंट्री रॉक्स का मिनरल है, लेकिन इसको अपन क्या कहते हैं? रॉक की श्रेणी में कंसीडर करते हैं। जैसे बीएमसी के अंदर स्टोन वाला जो चैप्टर है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें बीएमसी में अपन इसको कई बार पूछा जाता है कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम एक रॉक होती है, लेकिन एक्चुअल में ये रॉक नहीं है। ये क्या है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका मिनरल्स है, लेकिन अपन इसको रॉक की श्रेणी में रखते हैं, है ना। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान का है। प्योर स्टेज में इसका कलर व्हाइट होता है। इसको हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, यानी CaSO4 2H2O। देखो क्या होता है, ये जो CaSO4 2H2O होता है, यानी जो जिप्सम, इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को जब 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब इसको बर्न करते हैं, पकाते हैं या हीट करते हैं, तब ये बदलता है CaSO4 हाफ H2O में। CaSO4 हाफ H2O यानी ये भी क्या है? हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। इसको POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका कलर भी कैसा होता है? वाइट होता है। तो POP बोल दो या जिप्सम बोल दो, बात एक ही है। POP में और जिप्सम में ये अंतर होता है। ये 2H2 होता है, ये हाफ H2 होता है। ये भी क्या है? हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, ये भी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। दोनों का कलर कैसा है? वाइट है। तो जिप्सम से ही POP बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं जिप्सम की सीमेंट के लिए। तो जो जिप्सम होता है दोस्तों, मैं इसको यहां ऊपर लिख रहा हूं। जिप्सम क्या होता है कि एडमिक्सचर होता है, एक ऐसा एडमिक्सचर जिसको कंक्रीट मिक्सिंग करते समय नहीं मिलाकर सीमेंट बनाते समय मिलाते हैं, ठीक है। तो एडमिक्सचर होता है। और कौन सा एडमिक्सचर होता है? रिटार्डर्स एडमिक्सचर होता है। रिटार्डर एडमिक्सचर का मतलब होता है मंदक। ये एडमिक्सचर क्या काम करते हैं कि जैसे सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, तो सीमेंट और पानी की जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, यानी पानी और सीमेंट की जो क्रिया होती है, उसको हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। जब हाइड्रेशन रिएक्शन होती है तभी सीमेंट में स्ट्रेंथ आने लगती है, सीमेंट जमने लगती है, सेट होने लगती है, हार्ड होने लगती है, ठीक है। उसी के दौरान उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन आने लगती है। तो सीमेंट में पानी और सीमेंट की जो क्रिया होती है उसको हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हाइड्रेशन रिएक्शन की जो स्पीड है या जो गति है उसको स्लो करने के लिए, या हाइड्रेशन रिएक्शन की जो पानी और सीमेंट की जो क्रिया है हाइड्रेशन रिएक्शन, उसको कुछ समय होल्ड करके रखने के लिए, यानी कुछ समय उसको नहीं होने के लिए या उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? सीमेंट के अंदर जिप्सम मिला दिया जाता है। तो जिप्सम क्या करता है? सीमेंट के जो इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। तो जिप्सम का जो सीमेंट से रिलेटेड क्या काम है? सेटिंग टाइम से, सेटिंग टाइम से इसका मेन काम होता है। और कौन से सेटिंग टाइम से? इनिशियल सेटिंग टाइम से। सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज करने के लिए मिलाया जाता है। मैं इधर इसको लिख सकता हूं, ये क्या काम करता है? इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है? इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? जिप्सम। तो ये जिप्सम की बात होगी कि जिप्सम क्या होता है। इसको दोस्तों देखो कब मिलाते हैं? जब सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट को जब क्लिंकर बनते हैं, क्लिंकर के बाद में सीमेंट का ग्राइंडिंग होता है, तो ग्राइंडिंग और क्लिंकर के बीच में इसको मिलाया जाता है। यानी सीमेंट को जब बर्निंग करके बाहर निकालते हैं तो उसके क्लिंकर बन जाते हैं। यानी 5 mm से लेके
25 mm के छोटे छोटे एक तरह से कंकर की तरह बन जाते हैं, उनको क्लिंकर बोलते हैं। तो उनको क्लिंकर को बारीक पीसा जाता है ग्राइंडिंग मशीन में। तो ग्राइंडिंग करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसमें जिप्सम मिला देते हैं ताकि पूरी सीमेंट के अंदर ये पूरी तरह से फैल जाए। ठीक है, तो जिप्सम एक रिटार्डर एडमिक्सचर होता है जिसकी मात्रा 2 से 4% या कई जगह आपको 3 से 5% मिलेगी। तो जो भी 2 से 4%, 3 से 5% दोनों ही सही वैल्यू है। ठीक है, तो ये जिप्सम का काम हो गया। तो दोस्तों हम नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्कालीज मटेरियल की। ये देखो, एक एल्कालीज मटेरियल का मतलब होता है क्षारीय तत्व। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो एल्कालीज मटेरियल होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक तरह से सोल्यूबल साल्ट की तरह काम करते हैं। ये सीमेंट के अंदर पानी की में एक तरह से साल्ट का काम करेंगे और पानी के अंदर घुल जाएंगे, और इनका एक तरह से ये सीमेंट की सरफेस होगी उस पर वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के धब्बे बनाते हैं। ठीक है, जब मॉइस्चर उसमें से उड़ जाता है तो सीमेंट की सतह पर वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के धब्बे बन जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, जब एल्कालीज मटेरियल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, इनकी वजह से इफ्लोरेसेंस हो जाता है, इसलिए इनकी मात्रा 1% से कम रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये जो सीमेंट है उसके क्या केमिकल कंपोजिशन है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है, उनका क्या क्या काम होता है, कितनी कितनी मात्रा होती है, क्या इनका प्रोसीजर रहता है, अपन ने इसके बारे में ये पढ़ा है। ठीक, तो दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे मैंने इनके बारे में बात किया, तो इसमें अपन ने सबसे पहले बात किया अनसाउंडनेस की। तो मैंने बताया कि अनसाउंडनेस किसकी वजह से आती है, लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर। इसमें से ये मेजर प्रोडक्ट ये होते हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये माइनर होता है। ठीक है, अनसाउंडनेस क्या होती है, जब सीमेंट के अंदर सपोज करो कि लाइम, मैग्नीशिया या सल्फर जिनकी भी मात्रा अगर ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब कंक्रीट पर टेम्परेचर के कारण या जब टेम्परेचर वगैरह आएगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का एक्सपेंशन अधिक होगा, उसका प्रसार ज़्यादा होगा। प्रसार ज़्यादा होगा तो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंक्रीट साउंड से अनसाउंड बन जाएगी। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु है या कोई मटेरियल है वो अगर फूलता है तो उसमें कोई नया मटेरियल तो जुड़ता नहीं है, लेकिन बस उसमें क्या होता है, खाली जगह ज़्यादा बनने लग जाती है, वो मटेरियल साउंड की जगह अनसाउंड बन जाता है। तो अनसाउंड का मतलब है कंक्रीट के वॉल्यूम में एक्सपेंशन होना। ये किसकी वजह से होता है, लाइम की मात्रा अधिक होने से, मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होने से, या सल्फर की मात्रा अधिक होने से। अब सीमेंट साउंड है या अनसाउंड है, उसका पता करने के लिए सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, जिसमें ऑटोक्लेव एपरेटस या लीच एटलियर एपरेटस की सहायता से सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने एक और टॉपिक आया था, इसमें पॉइंट आया था फ्लक्स, इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं ना। देखो ये क्या होता है, इसमें मैंने बताया था ये किसकी वजह से, एक तो आयरन ऑक्साइड की वजह से और एक एल्यूमिना की वजह से। तो ये क्या करते हैं कि जब सीमेंट को अपन हाई टेम्परेचर पर बर्निंग करते हैं तो अगर इनकी मात्रा नहीं होती है तो सीमेंट को और हाई टेम्परेचर चाहिए, और हाई टेम्परेचर चाहिए तो उसको बर्निंग करने के लिए ज़्यादा फ्यूल चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए और सीमेंट को कम टेम्परेचर पर पकाने के लिए अपन क्या करते हैं कि उस सीमेंट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट मिला देते हैं जो कम टेम्परेचर पर ही उस सीमेंट को बर्निंग कर देते हैं। तो ये जो फ्यूजन या फ्लक्स जो मटेरियल होते हैं, आयरन और एल्यूमिना, ये क्या करते हैं, सिलिका को बर्निंग करने में हेल्प करते हैं, जिससे सीमेंट या जो सिलिका है वो कम टेम्परेचर पर बर्न हो जाती है, या ये मैं बोल सकता हूँ कि सीमेंट है वो कम टेम्परेचर पर बर्न हो जाती है, जिससे फ्यूल बच जाता है। ठीक है, जिससे सीमेंट इकोनॉमिकल पड़ती है। लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि सीमेंट का टेम्परेचर कम है। जैसे सीमेंट का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ही होता है, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं रहेंगे तो 1450 से ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, जिसमें फ्यूल खर्चा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, सीमेंट अनइकोनॉमिकल पड़ेगी।
तो इनको मिलाने से जो टेम्परेचर है उसको कम किया जा सकता है, तो इनको टेम्परेचर रिड्यूसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स या फ्यूजन का काम करते हैं, कौन करते हैं? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, जब इनको जैसे मिक्स करके इनका जो केमिकल कंपोजिशन है उनको लाके जब भट्टी के अंदर या किल्न, जिसको किल्न बोलते हैं, किल्न के अंदर इनको टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, तो इनकी आपस में केमिकल रिएक्शन से इनके प्रोडक्ट बनते हैं जिनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं अपन आगे बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, ये जो है आज इसमें सीमेंट के अंदर जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया है, इसके अंदर अभी मैंने नॉर्मल बेसिक पढ़ा है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएंगे। दोस्तों हम 5 तारीख से 5 अगस्त से एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, जयपुर टेक्नोविजन की। तो उसमें आपका डिग्री और डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो पूरा वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वो पेड कोर्स रहेगा, उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, यानी डिप्लोमा का भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल और डिग्री का भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल रहेगा। साथ में जो भी नोट्स वगैरह है उनकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। वीडियोज है उनको पढ़ के आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 5 तारीख को जो जयपुर टेक्नोविजन की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप वहाँ से आप जो पेड कोर्स है वो खरीद सकते हैं, और जो पूरा सिलेबस है वो आपको पूरा जेएन की तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएगा तब हम ऑफलाइन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अभी आप जो ऑनलाइन क्या जो वेबसाइट वगैरह चलेगी तब तक आप उस पर खरीद लो, और उसके बाद में जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो जाएगा या ऑफलाइन जब कोचिंग वगैरह चालू हो जाएगी तब उस कंडीशन में आके आप इधर ऑफलाइन में पढ़ सकते हो। आपका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी ऑफलाइन की फीस वगैरह रहेगी वो आपकी लगेगी, बाकी आपको इधर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अलग से आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरे को इधर भी पैसे दूंगा और मैं उधर भी पैसे दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, साथ में इसमें जो वेबसाइट वगैरह हम लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर हम एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी रख रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा के अलग टेस्ट रहेंगे, डिग्री के अलग टेस्ट रहेंगे, बाकायदा वैसे ही पेपर आएंगे जैसा आपका WRD या अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर होने वाले हैं उसी रेशो या उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। वो 40 नंबर का नॉन टेक्निकल, 80 नंबर का टेक्निकल, 40 में वही 20 नंबर का ज्योग्राफी वाला पार्ट है और 20 नंबर का जो आपका हिस्ट्री कल्चर वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरह से होगा। ठीक है, और बाकी जो 40 नंबर का आपका जो सिलेबस वाइज पेपर बनाए जाएंगे और वो उसी पर आपको सिलेबस वगैरह पूरा या आप टेस्ट सीरीज वगैरह का जो रहेगा वो आप उस पर टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं, उस पर आपके जो पढ़ रहे हैं उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो। जो है इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट सेलेक्टेड है, तो जो भी सिलेबस है सबसे पहले आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। उसके बाद में टाइम रहता है तो आप साइड में जो भी आपके जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या उनको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अपन ये जो आपको जो टॉपिक अभी पढ़ाए जा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे डाल रहे हैं हम, ये एक तरह से आपको रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब वेबसाइट बन जाएगी तब आपको पूरे एक सब्जेक्ट के पूरे वीडियो मिलेंगे, जैसे आरसीसी के पूरे वीडियो, सिटी के पूरा वीडियो, या बीएमसी है तो बीएमसी के पूरे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, डिप्लोमा के अलग मिलेंगे, डिग्री के अलग मिलेंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो इसको पूरा सिलेबस वगैरह। जब तक वो 5 तारीख तक लॉन्च कर रहे हैं तब तक आप यूट्यूब पर हम वीडियो वगैरह डाल रहे हैं, तो आपका जो भी टॉपिक वगैरह आप वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।